कल की क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के साथ में एक रिलेशनशिप में होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि विकास और अर्थव्यवस्था की जो इन्फ्लेशन है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि विकास और मुद्रास्फीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के वो दो पहिए हैं जिन पर कोई भी अर्थव्यवस्था चलती है, आगे बढ़ती है और अपना विकास करती है। विकास अगर हम चाहते हैं तो उत्पादन को बढ़ावा देना होगा और उत्पादन के लिए निवेश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। निवेश तभी हो सकता है जब ब्याज की दरें कम हो, यानी कि ब्याज की दरें कम करने पे होता क्या है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाता है। मनी सप्लाई बढ़ने से एक इन्फ्लेशन क्रिएट होता है जिसको नाम दिया जाता है मुद्रास्फीति। यानी इन्फ्लेशन बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है और ये दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चलती हैं। विकास और मुद्रास्फीति दोनों सहगामी हैं, दोनों अर्थव्यवस्था में साथ साथ बने रहते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों के बीच में जो संबंध है वो सीधा संबंध है। इसके बाद आपने देखा था, ये पूछा गया प्रश्न है 2011 का कि आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो आर्थिक विकास का युग्मन होता है स्फीति के साथ में, मुद्रास्फीति के साथ में। यानी मुद्रास्फीति है जो अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ती है। अर्थव्यवस्था में जो विकास है उसके साथ में मुद्रास्फीति ऐड होती है, जुड़ती है। मुद्रास्फीति की परिभाषा भी हमने देखी थी कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि की स्थिति मुद्रास्फीति है, जिसमें मुद्रा अपनी क्रय शक्ति को क्या करती है, कम कर देती है, उसकी क्रय करने की शक्ति कम हो जाती है। सरल शब्द में कहें तो जब एक ही वस्तु को खरीदने के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा पैसा चुकाना पड़े तो वो अवस्था क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है, इन्फ्लेशन कहलाती है, जो अर्थव्यवस्था के अंदर ज़रूरी भी होती है और बहुत ज़्यादा हो जाने पर ये नुकसानदायक भी होती है। मुद्रास्फीति का भारतीय अगर संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव क्या क्या है, आपने क्या इम्पैक्ट महसूस किया है इन्फ्लेशन का, या एग्जामिनर किस तरीके से इसको क्वेश्चन को सेट करता है। तो उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाता है, जो कंज्यूमर है उसके ऊपर इसका बोझ बढ़ता है। इन्फ्लेशन का बोझ कंज्यूमर्स के ऊपर, बचत की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। बचत की क्रय शक्ति, जो बचत करके रखा गया है मुद्रा, अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो उसके खरीदने की क्षमता घट जाएगी। निवेश पे अनिश्चितता बढ़ती है, जो निवेश है उसको लेकर के ये इन्फ्लेशन प्रभावित करता है। बार बार इन्फ्लेशन आने से कहाँ पैसा लगाया जाए, कहाँ ना लगाया जाए, इस तरीके की शेयर मार्केट जैसी चीज़ों को भी ये अनस्टेबल करता है। वित्तीय असमानता, यानी कि वित्तीय गहराई जो है वो गहराती जाती है। वित्तीय असमानता गहराती है, जिस वजह से अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता है। उसके अलावा नीति निर्धारण में जटिलता आती है, यानी कि अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो उन सब को लेकर के एक समस्या पैदा होती है। इसके बाद मुद्रास्फीति के आपने प्रकार देखे थे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल का मतलब जब मांग बढ़ती है, जैसे त्योहारी सीजन है, मांग बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़े। इसके अलावा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब उत्पादन लागत की अपेक्षा जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाए। कॉस्ट पुल, कॉस्ट कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है इसलिए हमने कीमत बढ़ा दिया। यानी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन वो है जब उत्पादन की लागत बढ़ जाए, कच्चा माल की कीमत बढ़ जाए, मजदूरी बढ़ जाए, ईंधन की जो प्राइस है वो बढ़ जाए। तो जब ये सब बढ़ती है तो कंपनियां जो है वो अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा देती हैं, इसको कॉस्ट पुल कहते हैं। संरचनात्मक जो इन्फ्लेशन है ये उस स्थिति में आती है कि जब आपूर्ति श्रृंखला में ढांचागत समस्याएं आ जाएं, भंडारण की समस्या हो, परिवहन की समस्या हो, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मामला है उसके कारण अगर कोई स्थिति पैदा होती है तो वो संरचनात्मक इन्फ्लेशन है। और मुद्रा आपूर्ति
पर आधारित इन्फ्लेशन यानी मॉनेटरी इन्फ्लेशन, जब अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत ज़्यादा मनी सर्कुलेशन हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा नकदी आ जाए, जैसे सरकार के द्वारा अधिक पैसे छाप देना या जिसको हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं, ऐसी नीतियों का सहारा ले लेना, ये कहलाता है, इस तरीके की स्थिति को जन्म देता है। तो मुद्रास्फीति को हम मापते कैसे हैं? उसके मापन की दो तरीके हैं। मापने के जो दो तरीके हैं, एक CPI है और दूसरा WPI है। दो तरीक़ों से मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो हमने CPI और WPI दो मापक हैं, इन मापकों के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले अब देखिए ध्यान से WPI के बारे में। जो WPI है ये है क्या? इसको कहा जाता है थोक मूल्य सूचकांक। WPI थोक मूल्य सूचकांक है, यानी कि CPI जहाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जहाँ वो कंज्यूमर्स पे फोकस करता है, वही WPI इसका फोकस होता है थोक मूल्य सूचकांक, जो देश के भीतर थोक बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों के जो कीमतों में समय के साथ होने वाले बदलाव को ये मापता है। थोक बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों में समय के साथ होने वाले बदलाव को मापने वाले इंडेक्स को क्या कहते हैं? WPI। ठीक है, ये थोक मूल्य सूचकांक है। इसमें ये सूचकांक ये दर्शाता है कि जो उत्पादक है, जो मैन्युफैक्चरर है या थोक विक्रेता स्तर पे वस्तुओं की कीमतें कितनी बढ़ी या कितनी घटी है। वही CPI क्या बताता है? कंज्यूमर के लेवल पर, जो कंज्यूमर है उसके लेवल पर गुड्स और सर्विसेज दोनों की कीमतें पहले की अपेक्षा कितनी बढ़ी या कितनी घटी। लेकिन ये क्या बता रहा है? ये जस्ट अलग तरीके का, ये पूरे के पूरे थोक बाजार में बिकने वाली सिर्फ वस्तुओं की, ये सेवाओं के बारे में नहीं बताता। WPI सिर्फ गुड्स की बात करता है, CPI गुड्स की भी बात करता है और सर्विसेज की भी बात करता है। वो उपभोक्ता के लेवल पर बात करता है, और ये किसके लेवल पर बात कर रहा है? ये थोक लेवल पर, जो थोक के अंदर उत्पादक है या थोक विक्रेता है, मैन्युफैक्चरर की बात करता है, या फिर जो थोक में बेचने वाले लोग हैं उनके बारे में बात करता है। इसके अगर पर्पस की बात करें तो देखिए, मुद्रास्फीति के ट्रेंड को समझना, जो इसका पर्पस है कि मुद्रास्फीति का क्या ट्रेंड है, उस ट्रेंड को समझने के लिए ये यूज किया जाता है WPI को। WPI को यूज करने का पहला जो उद्देश्य है वो है इन्फ्लेशन के ट्रेंड को समझना। किस तरीके से इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर, यानी उत्पादकों के बीच में और थोक विक्रेताओं के बीच में, क्योंकि इसमें वो पीछे से उत्पादन करेगा तो कच्चा माल, उसके पास में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से लेबर कॉस्ट है, किस तरीके से ईंधन की कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें जा कर के इसमें ऐड ऑन होती हैं। ठीक, तो ये थोक स्तर पर मुद्रास्फीति के ट्रेंड को समझाता है। दूसरी जो बात है तो ये नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग, यानी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के निर्माण में WPI भी हेल्प करता है, क्योंकि ये जो चीज़ यहाँ से निकलेगी वही तो कंज्यूमर के पास पहुँचेगी। तो कैसे इसमें कीमतों को नियंत्रित किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कहाँ पे ज़रूरत है, कैसे और ज़्यादा इसको इन्हेंस किया जाए। व्यवसायों और सरकार के लिए संकेतक, किस तरीके से व्यवसाय और सरकार के लिए इंडिकेटर का काम करता है। ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके लिए सरकार के लिए भी और व्यवसायियों के लिए भी ये बताता है कि WPI रास्ता दिखाता है कि किस तरफ चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। और कीमतों की तुलना एक निश्चित आधार वर्ष से की जाती है। जो कीमतों की तुलना है वो एक निश्चित आधार वर्ष से की जाती है, और वहीं से इसको सेट करने का प्रयास किया जाता है कि कैसे जो है प्राइस को एक बेस पर, यानी कहीं ना कहीं से तो आप कंपेयर करेंगे ना, तो जहाँ से कंपेयर करेंगे किसी न किसी टाइम पीरियड से, जैसे आपको मैंने बताया कि किराया 5 रुपये था एक जगह से दूसरे जगह जाने का, तो वो कब था, और आज अगर 10 रुपये हो गया है तो कब से वो कंपेयर, वही है आधार वर्ष, उसको हम कहीं ना कहीं सेट करेंगे। अगर यहाँ पे आधार वर्ष की बात करें तो जो WPI के लिए आधार वर्ष है, बेस ईयर है, वो 2011-12 ही है, और 2011-12 को 100 मान लिया जाता है। 100 क्यों मान लिया जाता है? उसके बाद उसी से ये पता चलता है कि अब इसको आगे ले जाना है
कि पीछे ले जाना है, यानी 100 से अगर ऊपर चला गया तो 110 हो गया, 90 चला गया तो घट गया, यानी कि एक ना एक बेस। तो अभी इस समय WPI का भी बेस पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे 2011-12, ठीक। CPI के लिए आधार क्या है 2012। नया 2017 में ये लागू किया गया था, पहले जो आधार वर्ष था वो 2004-05 था, इसके लिए जो बेस था वो 4-5 था, 2017 में ये चेंज हुआ है। WPI की जो रिपोर्ट है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये कौन प्रकाशित करता है? इसको प्रकाशित किया जाता है औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। औद्योगिक एवं आंतरिक संवर्धन व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के द्वारा, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जो ये विभाग है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसके द्वारा हर महीने इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। हर महीने WPI और हर महीने CPI रिपोर्ट जारी की जाती है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, पहले ज़्यादा दिनों पे होता था, तो ये महीने महीने भर पे दोनों रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्या है ये WPI में शामिल गुड्स, क्या क्या वस्तुएं शामिल हैं? तो देखिए WPI में कुल 697 वस्तुएं शामिल हैं। इसके अंदर 697 वस्तुएं शामिल हैं जिनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है और इसका कैटेगराइजेशन बिल्कुल इजी है। पहला है प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा है फ्यूल एंड पावर और तीसरा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे स्टील हो गया, कपड़ा हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें स्टील, कपड़ा, केमिकल, सीमेंट, दवाइयाँ, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं और सबसे ज़्यादा WPI के अंदर 64.23% का वेटेज इसको दिया गया है। कितना? 64.23% का वेटेज है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को। और वहीं अगर हम बात करें फ्यूल एंड पावर की, तो फ्यूल एंड पावर का 13.15% है। और इसमें कौन कौन सी गुड्स शामिल हैं? तो इसमें आपका सब पेट्रोल शामिल है, डीजल शामिल है, बिजली शामिल है और कोयला शामिल है। किसमें? फ्यूल एंड पावर में 13.15% इसका WPI के अंदर रोल है। और उसके अलावा अगर प्राइमरी आर्टिकल्स में देखें तो सब्जियां हैं, सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें यही हैं, सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, पशु हैं, खनिज है, ये सारी चीज़ें 22.62% का वेटेज रखती हैं। यानी प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, दूसरे में फ्यूल एंड पावर है, तीसरे में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। ये भगवान के द्वारा नहीं बनाई गई है, इसलिए इसको बहुत डिफ़िकल्ट महसूस नहीं करना है, ये हमारे आपके द्वारा ही निर्मित किया गया है। यानी कि ये सरकार ने सुविधा के लिए जनरेट किया है। CPI और WPI कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको 3 कैटेगरी में दिया गया है। सबसे ज़्यादा बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसको वेटेज मिला है? तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को 64.23 का, और सबसे कम इसमें फ्यूल एंड पावर को है और प्राइमरी आर्टिकल्स 22.62% है। क्लियर? तो अब इससे डरना नहीं है, क्वेश्चन इससे अभी आगे आपको मिलेगा और बेधड़क सॉल्व करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट WPI CPI के बीच में ज़रा डिफरेंस अब देख लीजिए। तो मूल्य स्तर पे अगर बात करें पहलू किस बेसिस पे, तो मूल्य स्तर पे देखिए WPI ये थोक बाजार में बात करता है कि थोक मार्केट, और CPI किसकी बात करता है? ये कंज्यूमर लेवल पे फुटकर खुदरा मार्केट की। वहीं अगर उपयोगकर्ता की बात की जाए तो इसके उपयोगकर्ता कौन है? तो उस नीति निर्माता और व्यापारी हैं जो इसका उपयोग करते हैं WPI का। WPI का उपयोग कौन करता है? पॉलिसी मेकर यानी सरकार, और व्यापारी वर्ग करता है कि क्या इसकी स्थिति रहने वाली है। वहीं CPI के बारे में जानने के लिए किसके लिए है? तो ये नागरिकों के लिए है, उपभोक्ता के लिए है जो वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम बात करें कौन कौन सी वस्तुएं इसमें हैं, तो इसके अंदर
औद्योगिक और थोक वस्तुओं को शामिल किया जाता है। और इस सीपीआई के अंदर उपभोक्ता से संबंधित वस्तुएं हैं, उनका खाना है, रेंट है, सर्विस से रिलेटेड, यानी कि जो सर्विस गुड्स भी उसके अंदर, गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल हैं। मापक है किसके द्वारा? तो ये DPIIT के द्वारा और ये UNESCO के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। क्लियर? WPI के लाभ क्या क्या हैं, ये क्या बेनिफिट देता है? तो WPI थोक बाजार में मूल्य ट्रेंड को जल्दी पकड़ता है। थोक बाजार के अंदर किधर जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, उद्योगों के लिए उपयोगी होता है। और ये इनपुट लागत मापने में भी हेल्प करता है, किस क्षेत्र में पैसा लगाना है, कितना लगाना है, किसका फ्यूचर क्या है। और इस तरीके के लिए ये बहुत उपयोगी हो जाता है उद्योगपतियों के लिए, बैंकों को लोन देने के लिए, और तमाम तरीके की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है। और उसके साथ साथ सरकार को हेल्प करता है पॉलिसी बनाने में, देश की अर्थव्यवस्था, देश की GDP को बढ़ाने में किस तरीके से हम WPI की हेल्प ले सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद इसकी सीमाएं हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं WPI की। और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं? इसमें सेवाएं शामिल नहीं हैं, इसमें सर्विसेज शामिल नहीं हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, इनको सबको नहीं शामिल किया जाता। ये इसके लिमिटेशंस हैं। ये किसमें शामिल होती हैं? CPI के अंदर सर्विसेज शामिल है, WPI में नहीं। खुदरा उपभोक्ता की क्रय शक्ति को नहीं दर्शाता ये। इस WPI को हमारे आपके खरीदने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं, वो अपने में है, किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से थोक में बेचना है और प्रॉफिट कमाना है और अपने को आगे बढ़ाना है। इसके लिए अलग CPI इंडेक्स, इसीलिए CPI को ज़्यादा सटीक माना जाता है। किस परिप्रेक्ष्य से? भाई कंज्यूमर के दृष्टिकोण से। सरकार का मेन मकसद कंज्यूमर वेलफेयर भी तो है। तीसरी, आम जनता के लिए अप्रासंगिक मूल्य ट्रेंड दिखाता है। जो ये दिखाता है वो आम जनता के लिए कोई विशेष उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ें किसके लिए हैं? जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो उत्पादन करना चाहते हैं, जो थोक में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए उपयोगी है। आम जनता के लिए इसकी कोई औचित्य नहीं है। तो WPI एक महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांक है जो थोक मूल्य स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। कब? थोक मूल्य स्तर पे मुद्रास्फीति को मापता है। ये सरकार और नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है। सरकार और नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक डेटा देता है, लेकिन उपभोक्ता स्तर पे होने वाले प्रभावों को समझने के लिए CPI ही ज़्यादा उपयुक्त है। WPI का इसमें विशेष कोई रोल नहीं है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखिए और हैंडल करने का प्रयास करिए कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है 2016 UPPCS प्रीलिम्स में पूछा गया था कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI को प्रकाशित करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, UNESCO, नीति आयोग। आंसर पे आप पहुंच गए होंगे। क्या होगा इसका आंसर? UNESCO के द्वारा ये जारी किया जाता है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में CPI को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अधीन है, वो प्रकाशित करता है। और CPI, IW, AL और RL उसको भी इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, WPI में निम्नलिखित में से किसका वजन, ध्यान से बताइएगा इसका आंसर, ये भी पूछा गया प्रश्न है। जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब पूछे गए हैं और हाल 10-12 साल के अंदर ही। WPI में निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक है? फ्यूल एंड पावर, प्राइमरी आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, फूड आर्टिकल्स। आंसर क्या होना चाहिए इसका? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, 60 से ज़्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट, 64.23% इसका है। 697 वस्तुएं शामिल हैं और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की हिस्सेदारी
मैन्युफैक्चर्ड क्या होता है? वो प्रोडक्ट जो कारखानों में तैयार होता है उसको क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चर्ड गुड। ठीक है, जो खेत में तैयार हुआ वो अनाज है, वही अनाज जब जा करके फैक्ट्री के अंदर इसके आटा बन गया तो वो मैन्युफैक्चर्ड गुड हो गया, बिस्किट बन गया तो मैन्युफैक्चर्ड हो गया। रॉ मटेरियल के रूप में इस्पात मिला, उसका अयस्क मिला और उसको क्या कर दिया गया? कारखाने से सरिये में चेंज कर दिया गया, स्टील में चेंज कर दिया गया, तो वो क्या हो गया? मैन्युफैक्चर्ड गुड हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान 2024 तक सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष बेस ईयर क्रमशः क्या क्या है? यानी कि ये प्रश्न 2024 में ही पूछा गया था। 2015 लास्ट वाला देखिए, 2015, 2011-12, 2011-12, 2012 और 11-12, 10, 4, 5, आंसर क्या होगा? बी। सीपीआई का कितना है? 2012 आधार वर्ष, और डब्ल्यूपीआई का क्या है? 11 और 12। ठीक है ना? एकदम कोई क्रिस्टल क्लियर रखना है, कोई कंफ्यूजन डेवलप नहीं होना चाहिए। 2012 और 11-12 सीपीआई का वर्तमान आधार वर्ष 2012 है और डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष कितना है? 11-12। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच एक प्रमुख अंतर है? दोनों के बीच में कौन सा मेन अंतर है? सीपीआई थोक मूल्य पर आधारित है जबकि डब्ल्यूपीआई खुदरा स्तर पे। सही है? ये तो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। सीपीआई क्या है? खुदरा स्तर पे, डब्ल्यूपीआई वो थोक मूल्य है। सीपीआई में सेवाएं शामिल हैं जबकि डब्ल्यूपीआई में नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। डब्ल्यूपीआई में उपभोक्ता खर्च शामिल होता है, बिल्कुल नहीं शामिल होता। और डब्ल्यूपीआई केवल खाद्य वस्तुओं को मापता है। डब्ल्यूपीआई केवल खाद्य को नहीं मापता है, उसके अंदर कितनी ढेर सारी 697 गुड्स हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी सीपीआई में सेवाएं शामिल होती हैं जबकि डब्ल्यूपीआई में नहीं। सीपीआई उपभोक्ताओं की दृष्टिकोण से मापन करता है और इसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ठीक है, परिवहन, ये सारी चीज़ें, सर्विसेज भी शामिल हैं। डब्ल्यूपीआई केवल वस्तुओं तक 697 गुड्स उसमें केवल शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूपीआई को भारत में किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? क्लियर? ये भी क्वेश्चन सारे जितने दिखा रहा हूँ ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। आंसर इसका आप एक बार में देख के बता देंगे, DPIIT के द्वारा। क्लियर? यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ये डिपार्टमेंट है DPIIT, जो कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत है। ये भारत में हर महीने डब्ल्यूपीआई को जारी करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीपीआई का एक उप प्रकार नहीं है? सीपीआई के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं और इसमें से कौन है जो सीपीआई के अंदर शामिल नहीं होता? एग्रीकल्चरल, IW, RL और IP। बिल्कुल एकदम करेक्ट है, यानी IP इसके अंदर शामिल नहीं होगा। जो इसमें शामिल होते हैं वो कौन कौन से शामिल होते हैं? इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर। जो IP नाम की कोई भी आधिकारिक श्रेणी है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPI में प्राइमरी आर्टिकल्स श्रेणी में शामिल नहीं होता है। जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और कौन सी शामिल, मतलब इसमें से एक ऑप्शन है जो इसके अंदर नहीं आएगा। खनिज, बिजली, अनाज, दूध, इसके अंदर बिजली शामिल नहीं होगी। बिजली अलग से पावर का ऑप्शन दे करके रखा गया है, बाकी खनिज, अनाज, दूध सब इसके अंतर्गत शामिल होंगे। यानी बिजली इसका हिस्सा नहीं है, फ्यूल और पावर की श्रेणी में आता है, प्राइमरी आर्टिकल में नहीं आता। डब्ल्यूपीआई में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? जो डब्ल्यूपीआई है उसमें मुद्रास्फीति की गणना खर्च किए गए पैसों के आधार पर, थोक बाजार की कीमतों के आधार पर, करों के आधार पर, वेतन वृद्धि के आधार पर। आंसर क्या होगा? थोक
बाजार की जो कीमतें हैं उस कीमत के आधार पर इसको तय किया जाता है। यानी WPI थोक बाजार में जो कीमतें हैं वस्तुओं की उनके बदलाव को दर्शाता है, ना कि उपभोक्ता स्तर पे खर्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPI का अधिक प्रासंगिक उपयोग कौन करता है? CPI का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बढ़िया तरीके से उपयोग व्यापारी करता है, निर्माता करता है, आम उपभोक्ता करता है या निर्यातक करता है? किसके द्वारा किया जाता है CPI का अधिक प्रासंगिक उपयोग? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? आम उपभोक्ता के द्वारा। बाकी WPI व्यापारी करेगा, निर्माता करेगा और निर्यातक करेगा। क्लियर? तो आम उपभोक्ता के द्वारा CPI खुरदुरा स्तर पर कीमतों को मापता है जो आम उपभोक्ता को प्रभावित करती है, इसलिए ये आम आदमी के लिए अधिक प्रासंगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? CPI और WPI दोनों में सेवाएं शामिल होती हैं। देखते ही आपको ये UPSC में पूछा गया प्रश्न है। WPI में खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएं शामिल होती हैं। WPI के अंदर खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएं शामिल होती हैं। CPI में केवल ग्रामीण क्षेत्र को कवर किया जाता है और WPI को UNESCO प्रकाशित करता है। आंसर क्या हो जाएगा? इसमें खाद्य गैर खाद्य है, बिजली भी है ना, इस्पात भी है, वो भी गैर खाद्य, बिल्कुल 693 वस्तुओं में ढेर सारी खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएं हैं। ठीक है, ठीक। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, कि WPI में खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएं शामिल होती हैं। इसमें दोनों को शामिल, इसमें केवल सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। ठीक, तो आज की इस क्लास में आपने CPI और WPI, ये CPI और WPI जिससे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट शुरुआत में बहुत डरते हैं, तो इस दोनों CPI और WPI को आपने अच्छी तरीके से देख लिया। आपने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी देख लिया और इस पर एक और क्लास हम आपकी लेंगे जिसमें ढेर सारे और क्वेश्चंस की चर्चा कर देंगे, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अब आज की क्लास के बाद फिलहाल इस दोनों टॉपिक पे, जो Day 1 की क्लास थी, आज Day 2 की क्लास है, दो क्लासों के बीच में CPI और WPI से हर तरीके का कन्फ्यूजन खत्म हो चुका है। और इसके साथ साथ